जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। इसके पहले भाई हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रश्नावली 4.1 का जो पहला वाला सवाल है यानी कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसको भाई पूरा बताया है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए भाई इसको दो भाग में करके बता रहा हूँ। जैसे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल जो है भाई कि क्या दूसरा सवाल निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो हमारा समीकरण भाई दिया हुआ है यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 करके 4 क्वेश्चन है प्रश्न 2 में भाई, उसको हमें क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में, उस संख्या के रूप में दिया हुआ है यानी कि लिखा हुआ सवाल है। तो उसको भाई हमें x² 2x 3x ऐसे करके भाई लाना है। तो चलिए कैसे लाएंगे उसको हम देखते हैं। देख लीजिए भाई पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए भाई यहाँ पे पहला सवाल जो हमारे पास है देख लीजिए, कह रहा है कि देख लीजिए पहला सवाल जो हमारे पास है भाई, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो भाई पहला सवाल ये है हमारा। दूसरा देख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तीसरा है भाई, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और भाई देख लीजिए चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय कर में 3 घंटा अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है भाई। तो देख लीजिए हमें क्या करना है भाई, इसको हल करना है यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में। तो कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए भाई सबसे पहला वाला सवाल जो दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ भाई। देख लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ भाई 528 वर्ग मीटर। अब देख लीजिए भाई कंडीशन कहा हुआ है सवाल में, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं भाई, देख लीजिए चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है ना, देख लीजिए जिस पे डिपेंड होता है उसी को हम पुट करते हैं, यानी कि मान लेते हैं भाई। जैसे माना, अब क्या मानेंगे भाई, माना आयताकार भूखंड की जो लंबाई है यानी कि आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की, देख लीजिए किस पे डिपेंड हो रहा है, यानी कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई पे लंबाई डिपेंड हो रहा है भाई। यानी कि किसको मानेंगे हम, चौड़ाई को यक्स मान लेते हैं। यानी कि कह रहा है क्या मानेंगे भाई, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई बराबर हम क्या मानेंगे भाई, हम यक्स मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। तो भाई अब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा भाई, आयताकार भूखंड की लंबाई कह रहा है कि जो हमारा लंबाई है भाई वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। दुगुना मतलब 2 गुना, यानी कि किससे, चौड़ाई से। कितना अधिक है भाई, 1 अधिक है। देख लीजिए आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। देख लीजिए भाई लंबाई हमारा कितना आ जाएगा, अब चौड़ाई का मान कितना है, x है, तो x को रख देते हैं भाई यहाँ पे। तो हमारा लंबाई बराबर आ जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई x है ना, तो 2x + 1। ये भाई देख लीजिए हमारा लंबाई पता चल गया है, ये हमारा आयताकार भूखंड की लंबाई है। आयताकार भूखंड की यहाँ पे देख लीजिए चौड़ाई x है, लंबाई कितना है भाई 2x + 1 है। अब क्या करेंगे भाई, अब देख लीजिए प्रश्नानुसार, ऐसे आप लोग एग्जाम में लिख के अगर आएंगे भाई तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं भाई, देख लीजिए सवाल में कहा हुआ है
कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया है। तो आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है भाई। तो हमारा लंबाई 2x+1 है, चौड़ाई कितना है x है। यानी कि जानते हैं आप लोग ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है। ये तो हमारा फार्मूला है भाई। अब लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई देख लीजिए दिया हुआ है 2x+1 और चौड़ाई देख लीजिए गुणे कितना होगा भाई, x होगा, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528। देख लीजिए दो जो दिया हुआ था भाई उसी को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा भाई 2x² प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा 528। 528 को उधर लेके आ जाए भाई तो हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x माइनस 528। तो भाई देख लीजिए यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है भाई, यही हमारा आंसर है। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि जो हमारा सवाल दिया हुआ है भाई पहला, उसमें हमें देख लीजिए क्या द्विघात समीकरण बनाना कहा है, हल करने के लिए नहीं कहा है। अगर हल करने के लिए कहता तो भाई हमें x और x का मान निकालना था, क्योंकि x का घात 2 है तो 2 मान निकलता। तो भाई हमें देख लीजिए इसमें केवल ऊपर ही कह दिया है प्रश्न 2 में निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देख लीजिए x का घात कितना है 2 है ना, तो हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिए। चलिए अब दूसरा वाला सवाल लेते हैं। तो भाई दूसरा वाला सवाल हमारे पास है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अब भाई 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं भाई। धनात्मक पूर्णांक मतलब भाई x+1 x+2 ऐसे करके लेना है। माना भाई क्या मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं भाई हम। धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। तो भाई कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। तो भाई क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1। x में 1 जोड़ दिया भाई, तो दूसरा वाला जैसे अगर x 5 हो तो x+5 यानी कि कितना हो जाएगा भाई 6 आ जाएगा हमारा, यानी कि 5 और 6 जैसे 7 और 8 लेना है। तो x अगर 7 हो तो दूसरा 8 हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें क्रमागत का है यह सवाल में, यानी कि क्रम से लेना है। तो अब कह रहा है भाई प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वह 306 है। प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार कह रहा है भाई जो इनका गुणनफल है, गुणनफल मतलब यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है भाई, उसका जो गुणनफल आएगा वह कितना आएगा हमारा 306 आएगा भाई। तो x गुणे x+1 बराबर 306। देख लीजिए भाई, क्योंकि कहा है कि जो हमारा एक x मान लीजिए एक x+1 मान लीजिए, कहेगा कि उनका जो गुणनफल है वो कितना होगा। तो भाई अब देख लीजिए 306 प्रश्न में दिया हुआ था, तो हमने प्रश्न अनुसार लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर कोष्ठक को मतलब खोल देते हैं। x का x में गुणा करेंगे भाई हो जाएगा हमारा x², फिर x का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 306 हो जाएगा भाई हमारा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। देख लीजिए भाई यही हमारा, देख लीजिए कितना छोटा सा सवाल है, यही हमारा द्विघात समीकरण का रूप का हो गया। हमें इसी रूप में व्यक्त करना था, हमें हल करके x का मान नहीं निकालना है भाई। लेकिन आप लोग बुकों में देखेंगे ना तो उसमें हल करके मान निकाल दिया, हमें हल करके मान नहीं निकालना है भाई, हमें केवल इसे द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है। आगे वाला जो चैप्टर हो जैसे 4 प्रश्नावली 4.2 4.3 इसमें भाई ऐसे प्रश्न को हल करके x का मान निकालना होता तो बताएंगे भाई कैसे हल करते हैं ऐसे समीकरण को।
लेकिन इस सवाल में इतना ही कहा है, इसलिए भाई हम इतना ही बता रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल हमारे पास जो है। देख लीजिए भाई, तीसरा सवाल जो कहा हुआ है वह हमारा कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? रोहन की वर्तमान आयु बताना है। तो मान लेते हैं भाई, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या माना भाई? रोहन की वर्तमान आयु बराबर x मान लिया। अब सवाल में देख लीजिए, सवाल को बार बार पढ़ते रहिए भाई। रोहन की क्या, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना था, हम रोहन की वर्तमान आयु को x मान लिए हैं। और क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो भाई अगर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भाई? रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर हमारा हो जाएगा, जानते हैं कितना हो जाएगा भाई? x प्लस 26 वर्ष। जैसे अगर कोई लड़का, आप अगर देख लीजिए भाई 5 वर्ष के हैं, कह रहा है 26 वर्ष से बड़ी है, यानी कि अगर रोहन का 5 वर्ष होगा तो उसकी माँ कितने हो गई? 26 5 31 वर्ष की होंगी भाई। अगर रोहन 2 वर्ष का होता तो उसकी माँ 28 वर्ष की होंगी। तो 26 भाई 26 वर्ष उससे उसकी माँ ज़्यादा है रोहन के। अब देख लीजिए, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। तो देख लीजिए 3 वर्ष बाद, यानी कि कह सकते हैं भाई 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जो होगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि रोहन 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा भाई। अब 3 वर्ष बाद जब रोहन बढ़ेगा तो उसकी माँ भी बढ़ेगी, यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन की माँ का आयु। कितना होगा भाई? रोहन के माँ की आयु ये है, तो रोहन में x प्लस 3 किया हुआ, 3 जोड़ा भाई, इसमें 3 जोड़ना होगा। x प्लस कितना भाई? 26 प्लस 3 हो जाएगा। तो भाई इसको देख लीजिए, जोड़ दें तो x प्लस कितना आ जाएगा? 6 3 9, यानी कि x प्लस 29 आ जाएगा भाई। अब क्या करना है भाई? अब देख लीजिए, अब कह रहा है प्रश्नानुसार, इसमें प्रश्न में कहा हुआ है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। अब कह रहा है भाई आयु का गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष बाद जो आयु का गुणनफल होगा कितना हो जाएगा भाई? देख लीजिए प्रश्न में कहा हुआ 360 हो जाएगा, यानी कि आयु का गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल। प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं यहाँ से, प्रश्नानुसार उनका जो गुणनफल है, यानी कि x प्लस 3 x प्लस 32, इसका जो गुणनफल होगा x प्लस 3 x प्लस 32, जो इसका गुणनफल होगा वह कह रहा है भाई कितना? देख लीजिए प्रश्न में 360 दिया हुआ है प्रश्नानुसार। ये तो सवाल से पता चला है, कह रहा है उसकी 3 वर्ष बाद उसके माँ की वर्तमान आयु, और क्या भाई रोहन की वर्तमान आयु का जो गुणनफल होगा 360 होगा। अब चलिए इसका गुणा कर देते हैं भाई। तो x का x में गुणा करेंगे भाई हो जाएगा हमारा, देख लीजिए x स्क्वायर, x का 29 में करेंगे भाई तो हो जाएगा 29x, 3 के गुणा x में करेंगे भाई तो हो जाएगा हमारा 3x, 29 का भाई 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 9 27 के 7 हो जाएगा भाई, मतलब हासिल आएगा 2, 3 2 9 6 2 कितना हो जाएगा भाई? देख लीजिए 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 87 आ जाएगा भाई, बराबर होगा हमारा 360 के। रोहन की 3 वर्ष बाद आयु और रोहन की माँ की 3 वर्ष आयु का जो गुणनफल था वह 360 था। देख लीजिए भाई, लिख दीजिए उसी को। अब क्या करना है? अब इसी को भाई हमें सिस्टमैटिक तरीके से लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा 32x आ जाएगा यहाँ पे। अब देख लीजिए प्लस 87 है, माइनस लेके आएंगे इसको भाई 360 बराबर हो जाएगा 0। अब देख लीजिए यहाँ भाई 87 में से माइनस 360 यानी कि घटाना है, तो क्या करते हैं ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं और जो ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं भाई। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। उसके बाद देख लीजिए माइनस लगा देंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा भाई। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो देख लीजिए यही हमारा क्या है भाई आंसर है, यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का, यही हमारा द्विघात समीकरण, यही बनाने के लिए कहा था भाई। देख लीजिए 1 2 3 सवालों को मैंने कर दिया भाई। चौथा सवाल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए भाई चौथा सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न है, चलिए पढ़ के एक बार देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि भाई वह समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। भाई ये हमारा सवाल है, यानी कि दूसरा प्रश्न क्या है द्विघात समीकरण का 4.1 का जो दूसरा सवाल है उसका लास्ट वाला प्रश्न चौथा। तो भाई इसको कैसे हल करना है देखिए क्या मानेंगे भाई, हमें देख लीजिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे भाई, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई अब देख लीजिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने समान चाल से तय करती है, यानी कि अब भाई हमें बताना उस समय। देख लीजिए क्या करेंगे भाई, हमें समय बताना है, समय निकालेंगे इसमें ना। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर घंटा है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं भाई, इसलिए हम कह सकते हैं ना 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्योंकि वह 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय तो समय का जो समय बराबर, चूँकि हम जानते हैं भाई फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला जो हमारा होता है वह चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर भाई दूरी बटा समय होता है, तो हमें समय बताना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी हमारा देख लीजिए 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, बटे हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल हमारा कितना माना हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x आ जाएगा भाई, ये हमारा समय निकल आया। उसके बाद देख लीजिए कह रहा है कि प्रश्नानुसार, भाई प्रश्न में कहा हुआ है ना हमारा, प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार देख लीजिए भाई प्रश्न में कहा हुआ है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि जो रेलगाड़ी का चाल है भाई वह कितना कम हो जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। प्रश्नानुसार जो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा भाई, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। पहले कितना था x था, अब कितना होगा x माइनस 8 होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा हुआ है कि रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है भाई तो कितना समय लगेगा, 480 किलोमीटर दूरी का तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा भाई, तो 480 बटे x माइनस 8, क्योंकि हमारा देख लीजिए दूरी तो समान है, दूरी समान है लेकिन चाल घट जा रहा है, तो
ए कर दिया भाई हमने। अब देख लीजिए, अब भाई यहाँ से कह रहा है दोनों समय में अंतर क्या है हमारा। देख लीजिए प्रश्न में कहा हुआ है वह है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो भाई देख लीजिए, अगर हम क्या करें, अगर इस वाले समय में से इस वाले समय को हम माइनस कर दें, इस वाले समय में से इस वाले समय को माइनस कर दें तो हमारा समय निकल आएगा, 3 घंटा आ जाएगा भाई। तो इसी को हल कर देंगे। देख लीजिए हो जाएगा हमारा 480/x-8 माइनस 480/x बराबर देख लीजिए कितना घंटा दिया हुआ था, 3 घंटे दिया हुआ था भाई। देख लीजिए ये प्रश्न है। अब भाई इसी को हमें हल करना है। देख लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू x-8, x-8 से x-8 में x बचेगा भाई, x का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 480x माइनस हो जाएगा इसका x में भाग करेंगे तो हो जाएगा भाई हमारा 480 हो जाएगा x-8 बराबर हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे भाई, अब देख लीजिए इसी को हल करना, इसको हल कर देंगे, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा भाई। हो जाएगा 480x माइनस इसको गुणा करें 480x माइनस माइनस गुणा यानी कि हो जाएगा 8 का गुणा 0 में करेंगे 8 0 0, 8 64 का 4 हासिल आएगा 6, 8 8 4 32, 32 6 कितना होता है भाई 38। देख लीजिए ये गुणा हो गया भाई। उसके बाद बराबर कितना 3, इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं भाई, तो हो जाएगा x इंटू x-8। अब देख लीजिए भाई ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 3 8 4 0 बराबर हो जाएगा x, यहाँ भाई 3 है, अंदर वाले को पहले हल कर लेते हैं। तो x का x में गुणा करेंगे वो x² हो जाएगा, x के 8 में करेंगे माइनस 8x हो जाएगा भाई। अब देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 3 8 4 0 बराबर 3x² माइनस 3/24x। अब भाई क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 24x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 3 8 4 0 बराबर 0। तो भाई देख लीजिए यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, यही हमारा द्विघात समीकरण है। तो भाई इसको देख लीजिए, इस सवाल को हम ऐसे ही लगाएंगे। तो शायद आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।